नमस्कार। बिहार चुनाव से जुड़े विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जनादेश में आपका स्वागत है। तो अब जनादेश में सारा फोकस जो है बिहार की कल बनने वाली सरकार, हालांकि सरकार थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और इस वक्त सबका फोकस जो है वहीं पर है। 13 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 13 घंटे रह चुके हैं। 13 घंटे बाद तस्वीर साफ होने लगेगी और एक एक करके जो है ईवीएम जब खुलेंगे, काउंटिंग शुरू होगी, तो पता चल जाएगा बिहार की जनता का क्या है आदेश, क्या है जनादेश। और जनादेश में हम इसी पर चर्चा बात करेंगे। और जब 13 घंटे रह गए हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से जो है चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही हैं, किस तरह से इन चुनाव नतीजों को लेकर अटकलबाजियां चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, उस सब पर चर्चा करेंगे। तो जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी शुक्रवार को आएंगे। जी हाँ, शुक्रवार को कल जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगी। और इस मतगणना के लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से चुनाव हुए, बिहार की जनता ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, अब उम्मीद की जा रही है कि मतगणना भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से होगी, क्योंकि बिहार में राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं। वहां पर वोटों की गिनती जो है 46 मतगणना केंद्रों पर होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन हम सुबह 7 बजे से तैनात होंगे आपकी सेवा में। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी सुबह 8 बजे से। सबसे पहले इन्हें स्कैनर से स्कैन किया जाएगा। बैलेट की गिनती के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया गया है। हालांकि अगर आधे घंटे में बैलेट की गिनती खत्म नहीं हुई तो भी ईवीएम से वोटों की गिनती साथ साथ शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो विनोद सिंह गुंजियाल ने 38 जिलों के डीएम के साथ इस गिनती की जो है इस गिनती की तैयारी की समीक्षा की है। उन्होंने चुनाव आयोग के तय मानक को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। तो देखिए किस तरह से वहां पर तैयारी चल रही है। ये आप देख रहे हैं जो तमाम ईवीएम जब जो उनको बंद किया जा रहा था, फॉर्म 17C सबसे भरवाया गया और ये ईवीएम जो है उसके बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिए गए। अब कल ये ईवीएम खुलेंगे और इनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। फिर से बता रहा हूं, 13 घंटे रह गए हैं। सुबह 7 बजे से हम आपको बताना शुरू करेंगे, लेकिन मतगणना 14 घंटे बाद यानी कि 8 बजे से शुरू होगी। और सबसे सटीक, सबसे सही चुनाव नतीजे आपको डीडी न्यूज पर मिलेंगे। देखिए स्ट्रांग रूम भी आपको दिखा रहे हैं। अब एग्जिट पोल की बात कर लें, क्योंकि अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अटकलबाजियां चल रही हैं। आपको एग्जिट पोल एक बार फिर बता देते हैं। जो एग्जिट पोल नतीजे आए वो क्या थे, जरा उन पर नजर डाल लीजिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो एग्जिट पोल है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन एग्जिट पोल देखिए क्या कहता है। मार्टीज IANS एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। 147 से 167 सीटें जो है बीजेपी और जेडीयू को मिल सकती है। महागठबंधन 70 से 90 में सिमट जाएगा। ये मार्टीज IANS का एग्जिट पोल है। जन स्वराज को 0 से 2 और अदर्स के खाते में 3। ये एग्जिट पोल आपको मैंने बताया। तो इस तरह के कई सारे एग्जिट पोल आए हैं। उन सब के परिणाम जो है लगभग मैं लगभग कह रहा हूं, कुछ एक ऐसे हैं जो उलट भी कह रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिलेंगी, जन स्वराज जो है वो 0 से 5 और अदर्स के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो है पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल था। एक एक करके आपको तमाम इंपॉर्टेंट जो बड़े एग्जिट पोल है वो बता रहा हूं। डीवी रिसर्च एग्जिट पोल क्या कहता है, वो कहता है कि एनडीए को 137 से 152 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 83 से 98 सीटें मिलेंगी, जन स्वराज को 2 से 4 और अदर्स के खाते में 4 से 8। ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल कहता है। इसी तरह से चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 100 से 108, जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है, और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। यह चाणक्य का एग्जिट पोल है जो मैंने आपको बताया। पीपल्स इनसाइट्स का एग्जिट पोल देखिए, एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, जन स्वराज को 0 से 2, अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। यह पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल कह रहा है। और डीवी रिसर्च का, न्यूज नेशन का 137 से 152 एनडीए, 83 से 98 तक महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी 2 से 4, अदर्स के खाते में 4 से 8 जो है
वो सीटें जाती हुई दिख रही हैं। डीवी रिसर्च न्यूज नेशन का एग्जिट पोल कहता है। पी मार्क का एग्जिट पोल क्या कहता है? वो कहता है कि एनडीए को 143 से 162 और महागठबंधन को 82 से 98, जनसुराज पार्टी को 1 से 4 और अदर्स के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। ये पी मार्क का एग्जिट पोल कह रहा है। तो मैं आपको एक एक करके एग्जिट पोल बता रहा हूं। और एक एग्जिट पोल जो है वो जर्नो मिरर का एग्जिट पोल, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बाकी सारे एग्जिट पोल से अलग ये क्या कहता है? ये कहता है कि एनडीए को 100 से 110 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलेंगी, जनस्वराज पार्टी को 0 से 1 और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें जाएंगी। जर्नो मिरर का एग्जिट पोल कहता है। तो हमारे पास एक एग्जिट पोल ऐसा है जो महागठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। बाकी जो एग्जिट पोल हैं वो कुछ और परिणाम बता रहे हैं। तो चलिए मैं अपने मेहमानों से भी आपका परिचय करवा देता हूं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो लोग मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके परिचय करवा दूं, क्योंकि अब एग्जिट पोल तो आ गए, एग्जिट जो नतीजे हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ होने वाला है इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। निखिल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल जैन माफ कीजिएगा, निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जो है वो कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ जो है श्वेत प्रिया सिंह जुड़ी हैं जो प्रवक्ता हैं जेडीयू की। और मेरे साथ स्टूडियो में अक्षत शोणक जुड़े हैं, जनस्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं आज मुझे थोड़ी सी ये है कि आज किससे शुरुआत की जाए, क्योंकि अब तो दुखदुखी सबके दिल में हो रही होगी। तो राजन जी, आपके दुखदुखी हो रही है या लड्डू वड्डू बनवा रहे हैं? जी देखिए, बिहार बदलाव की तरफ है। बिहार सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। मतपेटी में मतदान सुरक्षित हो चुके हैं। अब बारी है कल के चुनाव परिणाम का। आप देखेंगे कि जो एग्जिट पोल की बात आप कर रहे थे, सारे एग्जिट पोल फेल करेंगे। एग्जैक्ट पोल आएगा, इसके विपरीत रिजल्ट आएंगे। आप सारे क्यों कह रहे हैं सर? एक तो आपके पक्ष में भी है। नहीं, कुल मिलाकर सामान्य तौर पर जो एग्जिट पोल दिया गया है सारे के सारे, हाँ। अब बात को छोड़ दें तो ये मैनिपुलेशन है, यह एक तरह के नैरेटिव है, ये एक तरह के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने की गतिविधि मात्र है। भारत जैसे देश जो विशाल देश है, जहां बहुसंख्यक जनता जातियों में विभाजित है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, अलग अलग एमएलए क्षेत्र का अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग तरह के सामाजिक समीकरण है। साइलेंट वोटर होता है, जो वोटर वोट देके बाहर निकलता है वह किसी को बताना नहीं चाहता है। वहां की जो समीकरण है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वर्ग का समीकरण, वह वो साइलेंट वोटर होता है, वह किसी को भी बताना नहीं चाहता। इवन कि माँ बाप जो होते हैं वो अलग वोट करते हैं, उनके पुत्र अलग वोट करते हैं। कुछ हजार वोटर पर सर्वे करके आप एग्जिट पोल में यह कह देंगे कि इसकी सरकार बन रही है और पूरा मीडिया तंत्र उस पर बहस कर रही है, विमर्श कर रही है। बहुत हैरानी की बात है। नहीं, हम सिर्फ एग्जिट सुनिए सर, हम सिर्फ एग्जिट पोल पर डिबेट नहीं कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं, मैं बार बार कह चुका हूं, डीडी न्यूज दूरदर्शन एग्जिट पोल नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है तो कुछ एग्जिट पोल होते हैं और उस पर जो है चर्चा करने में, और जाहिर सी बात है जो चर्चा करेगा वो दूध का दूध पानी का पानी। अब तो 14 घंटे रह गए हैं, सब साफ हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल जो है वही हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे पास और भी बिंदु हैं, इसलिए मैं उन्हीं पर नहीं। लेकिन ठीक है, आप एग्जिट पोल नहीं मानते, आपका पूरा अधिकार है, आप बिल्कुल ठोक के कह सकते हैं हम एग्जिट पोल नहीं मानते, ये आपकी इच्छा है। मैं निखिल जैन जल्दी से आपसे भी पूछ लूं कि आप मतलब जो राजकुमार राजन जी ने एक अलग बिंदु उठा दिया, मैं तो चर्चा कर रहा था कल क्या होने वाला है, अब वो मुझे आश्वस्त दिखता है, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि आपको लगता है एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए देश में? अशोक जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो भी वो करना चाहते हैं करें, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जो मर्जी करना है। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट हो पाते हैं जिस देश में इतनी विविधता हो। अगर आप बिहार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में 350 बूथ हैं, और आप तो जमीनी तौर पे ग्राउंड पे कवर करते हैं, आपको ये चीज पता है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बूथ पे किसी पार्टी को वोट पड़ता है, दूसरे बूथ पे किसी और पार्टी को, एक ही बूथ पे सुबह 9 बजे किसी को पड़ता है, सुबह शाम को 4 बजे किसी और को पड़ता है।
इतनी सारी इंट्रिकेसीज मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जिट पोल ढंग से कैप्चर कर पाता है। तो जहां पर बिल्कुल ही एक तरफा रिजल्ट है वोट शेयर के टर्म्स में, वहां पर तो एग्जिट पोल आपको एक अनुमान दे सकते हैं, लेकिन जहां पर इतना टाइट कॉन्टेस्ट है कि सारे इलेक्शन एग्जिट पोल 1-2% वोट शेयर का फर्क बता रहे हैं, और पिछली बारी तो 0.03% का फर्क। ठीक है, मैं निखिल जी आपको एक मिनट रोक रहा हूं। मैं आपसे ये बात पूछी, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे एग्जिट पोल पर ही डिस्कस नहीं करना था। आज तो दूसरा है, सबकी बाकी लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं, उन सब पर चर्चा करनी है। लेकिन क्योंकि राजकुमार राजन जी ने कहा तो मुझे लगा आपका भी पक्ष लेना चाहिए, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि मुझे लगता है डेमोक्रेसी में कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार सबको अपना अपना हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब योगेंद्र यादव जी एग्जिट पोल करते हैं तब वो ठीक होता है, लेकिन कोई और एग्जिट पोल करे तो खराब होता है। तो ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए कि जब राहुल जी के करीबी योगेंद्र यादव एग्जिट पोल करेंगे तो एग्जिट पोल में हमें भरोसा है और एग्जिट पोल सही है, और योगेंद्र यादव जी एग्जिट पोल करना बंद कर दें तो फिर कह दो जी एग्जिट पोल होना ही नहीं चाहिए, इस पर बंद कर दो जी, ये तो बरगलाते हैं। तो मुझे लगता है इस सोच से हम दोनों ने ये नहीं कहा, इस सोने में आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक सोच बता रहा हूं, मैं आपको एक सोच बता रहा हूं। ये तो आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। गलत व्याख्या नहीं, आप बता दीजिए। आप छोड़, योगेंद्र यादव जी कब अभी 3-4-5 साल पहले तक योगेंद्र यादव जी हर चुनाव के बाद जो है प्रिडिक्शन करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, उसको तो सब लोग बड़े शान से। मेरा सिर्फ ये कहना है डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ एक बिंदु है। अशोक जी ये लोकतंत्र है हमारा, इसमें हर नागरिक की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी दृष्टिकोण होते हैं, वो बहस करते हैं, विमर्श करते हैं। लेकिन एक तरह का एक बड़े दृश्य पर एक नैरेटिव चला देना कि यही होने वाला है, नहीं सर, तमाम मीडिया उसी पर विमर्श कर रहा है। नहीं सर, वो देखिए, वो नहीं ये होने वाला है, ये कोई भी नहीं कह रहा। और अगर जो कह रहे हैं, नहीं सुनिए सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आज 2004 में आपने देखा, सुनिए ना, राजन जी मैं एग्जिट पोल पर नहीं कर रहा हूं, और अब जब कुछ घंटे बाकी एग्जिट पोल पर डिबेट करके हम क्या हासिल कर लेंगे? एग्जिट पोल हो ना हो, सही साबित हो, वो तो कह सकते हैं कि वो पता चल जाएगा कि बचिया के कितने दांत हैं, अभी वो पता चल जाएगा। तो उस पर मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता कि एग्जिट पोल होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मेरे पास डिबेट के दूसरे गंभीर मुद्दे हैं, ठीक है, मैं उन मुद्दों पर भी आना चाहता हूं। लेकिन उन मुद्दों से पहले मैं ये बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब माने ना माने, सब आप अपनी इच्छा है। लेकिन एग्जिट पोल से पहले एक रुझान मैंने कल भी आपको बताया था, और बल्कि परसों बताया था, कि एक बड़ा रुझान जो है शकील अहमद खान का इस्तीफा जो है। शकील जी जो है कांग्रेस के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, वो भी एक एग्जिट पोल था। और 2 एग्जिट पोल आपको और दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान, एग्जिट पोल को माने ना माने छोड़ दीजिए, लेकिन ये बयान सुनिए, सुनवाता हूं आपको। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं ना कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, डेमोक्रेसी का एक चेहरा है भारत में, लोकतंत्र को नेपाल की तरह, और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको किस किस तरह की धमकी देने की शुरुआत हो गई है। और ये जो है आरजेडी के नेता, जो मुझे जानकारी मिली, जो मुझे बताया गया कि ये राबड़ी जी के मुंह बोले भाई हैं, राबड़ी जी लालू परिवार के बहुत करीबी हैं, और ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मतलब हम जीतेंगे तो नतीजा सही होगा और नहीं तो हमको मालूम है गड़बड़ होगी और भारत को नेपाल बना देंगे। मेरा सवाल यह है कि आपकी डेमोक्रेसी में कितनी यकीन है आपका? और अकेले नेता नहीं है, राजद नेता शिवचंद्र राम जो हैं वो भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जरा सुनिए, उनको भी सुनिए। सुनील कुमार सिंह, राजद के नेता, एक और को सचेत करना चाहते हैं कि आप भी संभल जाइए कि ये लोकतंत्र है,
ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और ये शक्ति और ताकत को अगर कोई चकनाचूर करने की कोशिश की तो ये बिहार की आवाम, बिहार के गरीब, गुरबा, दबे, कुचले, शोषित, उसे भी चकनाचूर करने का काम करेगा। अब ये बयान मैंने आपको सुनवाए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था, इसी तरह की बयानबाजी हो रही थी कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो सड़कों पर निकल देंगे, मार देंगे, काट देंगे। ये डेमोक्रेसी है? और फिर आप कहते हैं कि आपका लोकतंत्र में यकीन है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, यह बता दूं मैं आपको, मैंने कल भी बताया था और मैंने कल नेताओं से पूछ के बताया था और आज फिर कह रहा हूं, जितने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, जरा मुझे बताइएगा, जब पोलिंग हुई उसके बाद फॉर्म 17C जब साइन करना हुआ, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने भी ये कहा हो कि गड़बड़ी, लेकिन हर एक ने कहा नहीं नहीं हमारे 66,000 BLO उन्होंने दस्तखत करके कर दिया कि सब ठीक है, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। और जितने 2000 से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनमें से किसी उम्मीदवार ने भी रीपोलिंग की डिमांड नहीं की है, अब तक नहीं है रीपोलिंग की डिमांड। तो उम्मीदवार संतुष्ट है, बूथ लेवल एजेंट संतुष्ट है, कार्यकर्ता संतुष्ट है, लेकिन ये कौन नेता है जो भारत को जो है नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि वो चुनाव हार गए हैं। क्या यह भी एग्जिट पोल है? ये एग्जिट पोल है क्या? रोहन जी, बयान आपने सुने, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बौखलाहट में अगर आज ये लोग हार रहे हैं तब भी ये जंगल राज की तस्वीर बिहार को दिखाने के लिए सक्षम है, बिहार की जनता इन पे भरोसा क्यों करेगी? और दूसरा, अशोक जी, किसी ने ये नहीं कहा कि एग्जिट पोल जो है वो यही आने वाला है। कि एग्जिट पोल एक डिस्कशन का माध्यम है। जब आपका चुनाव हो गया और परिणाम आ रहा है, उसमें धमकी की जरूरत क्या है भैया? जो डब्बे में पैक हो गया वो हो गया, किसी के बोलने से चेंज नहीं होने वाला। एग्जिट पोल हर अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कंपनी, हर एजेंसी अपना एग्जिट पोल करती है, उसके विवेक से करती है। सही गलत तो कल फैसला हो जाएगा। और एक चीज, सारे एग्जिट पोल, मैं ये नहीं कहता हूं एग्जिट पोल सही होते हैं गलत होते हैं, पर सारे एग्जिट पोल जब एक दिशा में बात कर रहे हैं, इतना तो हम बिल्कुल असेसमेंट कर ही सकते हैं कि जो दिशा है जनरली एग्जिट पोल में नहीं बदलती है। आप भले लोकसभा की भी बात करें, उस समय भी एनडीए की सीटें भले कम आई थी, पर डायरेक्शन में एनडीए कभी इंडी गठबंधन से बहुत आगे था, तो कभी डायरेक्शन नहीं बदली। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम सबको विवेक रखना चाहिए। जो एजेंसी के लोग ने अपने रिसोर्सेज परिश्रम किया, उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम माने ना माने वो अलग चीज है, पर जो धमकी भरी भाषा है, ये आपका बौखलाहट दिखाता है और ये आपकी असलियत दिखाता है कि जो मुखौटा आपने पहन के रखा है उसके पीछे तो जंगल राज ही है, उसके पीछे तो दादागिरी है। और बिहार की जनता ये मुखौटे के पीछे की असली तस्वीर जानती है, और इसीलिए आपका ये ट्रेलर को जो है उसी को पिक्चर मान के कभी भी आपको सत्ता में वापसी नहीं करेगी। ये मैं आपको आप एग्जिट पोल बता के जा रहा हूँ। कल यही चीज शाम को हम बात करेंगे, तब ये चीज साबित होगी। जनता को असलियत मालूम है अशोक जी। जनता चेहरे पे जो बनावटी मुखौटा है उससे कभी अभिभूत नहीं होती। और यही इशारा सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं कि जो महिलाओं को 20 साल तक आज सरकार ने कॉन्फिडेंस दिया है, उनको आत्मसम्मान दिया है, शिक्षा दी है, समृद्धि दी है, उनको स्वावलंबन दिया है, स्वाभिमान दिया है, उसकी जीत है। हर महिला ने बाहर आके उस जॉय को सेलिब्रेट किया है। सरकार को ये सिर्फ 10,000 की बात नहीं है, ये 20 साल की जो उनकी जर्नी है, उनकी यात्रा है, उसकी सफलता का राज है कि महिला बड़ी संख्या में बाहर आके सरकार के लिए वोट किया है। देखिए रोहन जी, मैं फिर कह रहा हूं, अब तो कुछ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, कि मतलब आप, और मैंने कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। अब देखिए, जो है एक पहलवान है जो अब हरियाणा में एमएलए हैं, उनका बयान है कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं जी, लेकिन अगर एनडीए जीता तो फिर वोट चोरी होगी। मतलब आप जीतेंगे तो डेमोक्रेसी जिंदा है, अगर विपक्ष जीतेगा तो फिर जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, फिर जो है वो वोट चोरी। अक्षत जी, आप तो युवा हैं और आप बिल्कुल एक नई पार्टी से जुड़े हैं, आपको इन्होंने बयान सुनवाए, क्या आपको भी लगता है कि वोट भयंकर, क्योंकि एग्जिट पोल आप लोगों 0 से 5 सीटें ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे हैं, आपको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ जो है चुनाव में गड़बड़ की गई है? देखिए, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसमें आपको डिटेल समझाता हूँ। परिणाम आने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो परिणाम तो कल जो भी आएगा, जो पार्टी जीतेगी। लेकिन एक बात जो जन स्वराज की इस पूरी मुहिम की वजह से हुई है कि जनता की जीत हुई है, और ये बात मैं तथ्यों के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जो वृद्धा पेंशन 450 थी, जन स्वराज ने जन जागरण का प्रयास यही हुआ कि वो 1100 हो गई। उसी प्रकार से महिलाओं को जो हमने बोला कि हम स्वरोजगार के लिए पैसे देंगे, वही बात हुई, और महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए मिले। तो मुझे लगता है, मैं नहीं, मुझे ये
कंप्लीटली मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बिहार में कोई वोट चोरी एक मुद्दा है, बिकॉज जनता ने जिस तरीके से बंपर तरीके से वोट किया है वो दिखाता है कि वो एक सशक्त विकल्प को चुनने के लिए, सत्ता परिवर्तन को चुनने के लिए उनकी तरफ एक झुकाव है। और रही बात ऐसे अनर्गल बयानों की, तो मैं आपको बता दूं जनता आश्वस्त है कि ये वही नेता हैं, ये कुछ नई बात तो ये बोल नहीं रहे हैं, ये राजद का चाल चरित्र और चेहरा ही दिखाता है। आज तक इन्होंने किया क्या है? 2005 में लोगों ने जो जंगल राज से त्रस्त होकर ही सत्ता परिवर्तन किया था, ये लोग जानते हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि यूथ के अमंग, ये जेनजी की आज बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या आप इनसे एक बार पूछेंगे इनके प्रवक्ता से कि जेनजी के लिए जो युवा 10 से 15 हजार रुपए के कारण अपने राज्य से, अपने परिवार से दूर चला जाता है, पलायन करने पर मजबूर होता है, क्या इन्होंने उसके लिए कभी आवाज उठाई? क्या इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई? और आज अपनी हार को हर घर में जेनजी को आगे धकेल रहे हैं। अब तो कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जेनजी के लिए। जेनजी, अरे देखिए, चुनावी वादे करने के चक्कर में कई बार पार्टियां जिनको गणित की समझ नहीं होती है, खासकर ऐसे नेताओं को जो 9वीं पास भी ठीक से नहीं है, वो भूल जाते हैं कि 3 करोड़ हाउस होल्ड को नौकरी देने के लिए आपके बिहार में उतना बजट ही नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आप नौकरी देंगे तो वो लोग करेंगे क्या, उनके पद क्या होंगे और उनको कैसी जिम्मेदारियां देंगे? बोलने को तो जनसुराज भी बोल सकता था, लेकिन हम एक जिम्मेदार विकल्प है। हमने कहा है कि हम 50 लाख लोगों को अगले 5 साल में एक ब्लूप्रिंट के साथ उनको नौकरी देंगे, शिक्षा को सुधारने में काम करेंगे। अक्षर जी, मैं ब्लूप्रिंट की कमी दिखी है जो युवाओं ने इन्हें नकारा। आज वादों में बहुत ज्यादा अब जाने का मायने नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने एक विकल्प दिया, उसको जनता कैसे देखेगी वो तय होगा। इस बीच मेरे साथ रोहित सिंह भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक है, बिहार से ही हैं। मैं रोहित जी आपके पास हूं, उससे पहले डॉक्टर राजकुमार राजन, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे? मुझे लगता है अक्षर जी की बात से ज्यादा रिस्पॉन्ड आपको आपके नेताओं के बयानों पर करना चाहिए। देखिए, ये तो सिद्ध हो गया कि जो हम लोगों ने पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि जनस्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आज इनके प्रवक्ता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दा साबित करता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, प्रमाणित हो गया। इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना। दूसरी बात, जो भी आपने आरजेडी के हमारे पार्टी के नेता बात करें सर, एक मिनट अक्षर जी सुनिए, राजन जी सुनिए, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं सुनिए, एक मिनट अक्षर जी। राजन जी देखिए, ये ठीक है, कौन किसके लिए मदद करता है वो सब तो एक राजनीतिक चलते रहता है, वो आप बाद में भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, इन्होंने जो है आप लोगों को हराने में इन्होंने मदद की, जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे या जिताने में मदद की, जो भी नतीजे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर, इन्होंने जो कहा उससे इंपॉर्टेंट आपके नेताओं के बयान थे और आपको उस पर सोचना चाहिए, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर। नहीं, मैं अशोक जी, आप सुनेंगे तो मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जो आपने स्टेटमेंट सुनाया, उस स्टेटमेंट में क्या था उसको गौर से ध्यान से सुनना चाहिए, सूक्ष्मता से उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र अपने आप में जनता के सरोकार होते हैं, जनता सबसे बड़ा अदालत होता है, न्यायालय होता है। जनता बिहार से संपूर्ण क्रांति हुई थी, अशोक की धरती है बिहार, लोकतंत्र की जननी है। अगर लोकतंत्र पर हमला होगा, संविधान पर हमला है, तो नेपाल बना देंगे भारत को, बांग्लादेश बना देंगे भारत को। सवाल यह है कि क्या संपूर्ण क्रांति बिहार में हुई थी तो नेपाल और सर संपूर्ण क्रांति का आप बिहार से हैं सर? तो एक मिनट सर, राजकुमार जी आप बिहार से हैं। संपूर्ण क्रांति का मॉडल जयप्रकाश नारायण ने जो दिया था और ये जो नेपाल जो बांग्लादेश बनाने, दोनों मॉडल जो है बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये संपूर्ण क्रांति नहीं, आप संपूर्ण क्रांति करिए ना, किसने रोका आपको? लेकिन संपूर्ण क्रांति बिहार को नेपाल बना के करेंगे, गलियों में सड़कों पर जो है सरकारी संपत्ति जलाकर। नेपाल मॉडल क्या, बताइए ना मुझे, आपके नेता नेपाल मॉडल कह रहे थे, नेपाल मॉडल क्या है सर? मुझे नेपाल मॉडल बताइए, क्या क्या हुआ नेपाल में? नहीं, उनके स्टेटमेंट में लोकतंत्र है, संविधान है। आप देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से कार्य कर रही है, उनकी कार्यशैली जो है उस पर लगातार संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, गंभीर आरोप लग रहे हैं, पारदर्शिता की कमी है, निष्पक्षता की कमी है। उन्होंने ये देश गांधी का देश है सर, यहाँ पर उपद्रव करके कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। गांधीयन तरीके से प्रयास करके बदलाव आएगा। नेपाल मॉडल नहीं चलने वाला है यहाँ पे। अपने नेता को बता दीजिए जाके। एक करके सुनिए, मैं श्वेत प्रिया जी और रोहित सिंह जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात सिर्फ कह रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, लोग ध्यान से सुने। पूरे चुनाव के अंदर एक बार भी वोट चोरी का सबूत देश की अदालत में नहीं दे पाया विपक्ष।
66,000 BLA एक सबूत नहीं दे पाए कि गलत वोट काटा गया। 66,000 बूथ लेवल एजेंट्स एक भी बूथ पर यह नहीं बता पाए कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई, और 2,000 से ज्यादा जो उम्मीदवार थे एक ने भी नहीं कहा कि गड़बड़ी हुई। लेकिन आज ये जो गड़बड़ी का बात जो माहौल बनाया जा रहा है, इसका मतलब यह भी एग्जिट पोल है, यह भी एक एग्जिट पोल है जो दिखा रहा है। तो और आप उसकी तैयारी में लगे। अगर डेमोक्रेसी में यकीन होता तो आप कहते कि भाई ठीक है, जनता ने फैसला दिया, जो जनता का फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। और जिसको डेमोक्रेसी के रहना होता है, जिसके खून में डेमोक्रेसी होती है, वो ये कहता है कि जनता का फैसला सर माथे पर। वो ये नहीं कहता कि अगर हम हार गए, हमारा ये हो गया तो हम नेपाल बना देंगे। श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 1 मिनट सर आऊंगा श्वेत प्रिया जी को। मैं 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड बोलिए जल्दी से। हाँ, आप जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर आने नहीं दिया है आपने। कौन सा नहीं सर 1 मिनट। नहीं, अच्छा बोलिए 30 सेकंड बताइए, क्या मुद्दा है बताइए। आप देखिए, सासाराम समिति बाजार में जो स्ट्रांग रूम है उसके पास जो ट्रक है क्यों गया? क्या उसके पर्याय क्या थे? उसका क्या कारण था? क्या औचित्य था? सर ऐसा है, सुनिए जो मेन गेट का। सर 1 मिनट, वो सासाराम का वीडियो, वो सासाराम का वीडियो मैंने भी देखा है। एक ट्रक को रोक लिया गया और ये कहा कि बक्से के अंदर ईवीएम है, और सेना ने पूरे बक्से खुलवा दिए, उसमें एक ईवीएम नहीं था, खाली बक्से थे। लेकिन आप इस तरह से माहौल बनाते हैं सर, दिक्कत यही है। अब मैं आपको सुनिए, 1 मिनट मैं अब रुकिए 1 मिनट सर। 30 सेकंड का समय मांगा था, फिर आप 30 सेकंड आपको दिया सर। नहीं, बीबी पैट पर देखिए, सासाराम सहरसा में पर्चियां मिल रही है, स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद पड़े मिल रहे हैं लगातार 24 घंटा, जिसको चलना चाहिए, जनता की निगरानी में होनी चाहिए। ये गड़बड़ी कहां जा रहा है? चुनाव आयोग में बहुत सारे मतदाता सूची से नाम गायब थे, वह गए मतदान करना, वो देखा उसका नाम ओके सर, आपके 30 सेकंड हुए। अब श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड। 1 मिनट सर 30 सेकंड हुए सर, 30 सेकंड हुए, हो गया सर 30 सेकंड। श्वेत प्रिया जी 1 मिनट सर, अब श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, देखिए ये माहौल बनाया जाता है कैसे, जो अभी राजन जी ने कहा। एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुझे समझ में नहीं आता, बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी जुटाए आप पब्लिक के बीच इस तरह का माहौल बनाते हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार है, सो कॉल्ड जो हैं चरण चुंबक पत्रकार, उन्होंने क्या वीडियो बनाया? उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो बीजेपी शासित राज्यों के गए थे, सारे सिक्योरिटी बल जो हैं। अब उन्होंने उस महान पत्रकार ने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि 90 से ज्यादा जो ट्रूप्स थे वो उन राज्यों से गए जहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन ये जो माहौल बनाना होता है ना चुनाव से पहले, ये एग्जिट पोल है असली। आपको पता है कि जनता ने आपको एक बार फिर उठा के पटक दिया है, और आप इसलिए माहौल बनाते हैं क्योंकि पता है कि जनता आपके साथ नहीं है। श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अब सर श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड। अब नहीं, मैंने आपको 30 सेकंड दिए। श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड करेंगी, श्वेत प्रिया जी रिस्पॉन्ड करेंगी। जनता का फैसला स्वीकार करना सीखिए, ये सबसे बड़ी बात है। श्वेत प्रिया जी बोलिए। अशोक जी, यहाँ पे इस बयान के बाद जो अभी आपने दिखाया था, चेतावनी देना चाहता हूं, उन्होंने बोला। और ये बोलते हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं तो पूरी जनता सड़क पे उतर जाएगी। देखिए, जनता ने तो एग्जिट पोल को, हम भी नहीं मानते हैं, एग्जिट पोल कोई भी नहीं मानता है, ये तो सिर्फ एक एंटिसिपेशन होता है कि इतने सीट्स आएंगे, जो भी आएगा। और हमारे साथी प्रवक्ता जो बीजेपी के थे, उन्होंने भी यही बोला, देखिए ऊपर नीचे वोट्स हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम होता है। इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग निकल के बाहर आए, ये अपने आप में दर्शाता है बिहार में सुशासन, क्योंकि पहले इतने लोग आ नहीं पाते थे। और जिस समय की ये बात करते हैं, उस वक्त में बूथ लूटा जाता था। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। आपको पता होगा 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का इलेक्शन था, उससे 2 दिन पहले हरियाणा में वोट चोरी का ये लोग लगाते हैं कि वोट चोरी हो गया। ये एक बैकग्राउंड क्रिएट करना होता है जब कोई पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है अपने हार का, या उन्होंने क्या किया है पीछे, लोग नहीं लाना चाहते हैं उनको, सरकार में सत्ता में नहीं लाना चाहते हैं, तो वो एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। यही चीज कर्नाटका में, तेलंगाना में और झारखंड में, वहां पे वोट चोरी नहीं होता है वहां। और दूसरी तरफ अगर न्यायालय की बात भी करें, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें न्यायालय पे यकीन रखना पड़ता है। आपको अगर किसी बात से प्रॉब्लम है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में रिटन कंप्लेंट दीजिए। तो ये बस लोगों को गुमराह ऐसे नहीं, रोहित सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक मिनट श्वेत प्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे? मद्रास हाई कोर्ट में कांग्रेस
एक मिनट श्वेतप्रिया जी, मद्रास हाई कोर्ट में तो कांग्रेस के एक नेता ने रिट पिटीशन लगाई ना राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद। वो कांग्रेस के नेता है सर, जैसे आप कांग्रेस के नेता है वो भी कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के नेता ने रिट पिटीशन लगाई और कोर्ट ने कहा कुछ तो फैक्ट लेकर आते। और प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट गए थे फर्जी डेटा लेकर, इतनी बेशर्मी इस देश में हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने कहा फर्जी डेटा लेकर आया भाई। नहीं अभी मैं आऊंगा, रुकिए आपका फर्जी वाला बहुत हुआ, लेकिन रोहित सिंह एक मिनट रुकिए सर, रोहित सिंह रुकिए, बिल्कुल जवाब लूंगा अभी। रोहित सिंह को डिबेट में ले आओ, जवाब हर चीज का लूंगा सर, और जवाब आपको देने पड़ेंगे हर चीज के कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप कोर्ट पे यकीन नहीं करते, किस पे यकीन करते हैं? रोहित सिंह एक मिनट रुकिए, रोहित सिंह। देखिए, गाछे कटहर ओथे तेल, अभी कटहर पेड़ पर टंगाया हुआ है और लालू यादव जी का जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन है, इसके नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी के मुंह में एकदम पनिया रहा है कि बस अब कढ़ाई में कटहर छनाएगा और रोटी भात के साथ खाएंगे। आप लिख लीजिए, आने वाले 10, 20, 25 सालों में लालू यादव जी के खर खानदान का, उनके विचार का, उनके नीति और सिद्धांत पर चलने वाला कोई व्यक्ति बिहार के सत्ता के मुख्य कुर्सी पर विद्यमान होने की स्थिति में नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता ने 1990 से 2005 तक का वो काला अध्याय फाड़ कर फेंकने का काम बिहार के इतिहास के पुस्तक से नहीं किया है, जिसमें मुख्यमंत्री निवास का सदुपयोग और दुरुपयोग राज्य के किडनैपिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कार्यालय के रूप में होता था। लालू प्रसाद यादव की पहचान बिहार की राजनीति में केआईटी के कुलाधिपति के रूप में है, और केआईटी का मतलब किडनैपिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, बिहार की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है। बिहार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी नीतियों के साथ और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ चलने को आतुर है। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है और कल भी एनडीए की सरकार होगी। 10 सेकंड और हम जीते तो मैं आपको 30 सेकंड और 30 सेकंड मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम जीते तो डेमोक्रेसी की जीत है, और अगर वो जीत गए तो वोट चोरी है, और वो जीते तो सुन लीजिए, आपको बता देते हैं 30 नहीं 40 सेकंड। किसी मां ने वो पुत्र पैदा नहीं किया है बिहार की पवित्र धरती पर जो बाबा साहब पुंज अम्बेडकर जी के सिद्धांत को चैलेंज कर सके, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान को चैलेंज कर सके, लोकतंत्र और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को चैलेंज कर सके। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो झूठ मूठ का बाह चढ़ा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकी से बिहार का नौजवान और बिहार का बच्चा बूढ़ा डरने वाला नहीं है। हम लोगों ने लालू यादव के आतंक राज के खिलाफ मूड़ी में मुरेठा और दांड में गमछा बांधकर लालू यादव के कुकृत्यों के खिलाफ लड़कर बिहार को बचाया है। बिहार बचा है, बढ़ा है और बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के लीडरशिप को बिहार ने रिजेक्ट कर दिया। ओके मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। सर्टिफिकेट लालू यादव के ओके उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। बिहार ने किसको रिजेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया। मैं रोहन जी आ रहा हूं, निखिल जी आपके पास आ रहा हूं, और राजन जी आपके पास भी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आप तीनों के पास आऊंगा एक एक करके, इस ब्रेक के बाद। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलिए, जनादेश आप देख रहे हैं, और जनादेश में बात बिहार की बनने वाली सरकार की, जिसका फैसला जो आपसे कुछ घंटे बाद जो है, जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो चलेगा। मैं आ रहा हूं मेहमानों की तरफ, लेकिन इस बार बिहार चुनाव के रंग भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे। वैसे हर बार ही बिहार चुनाव के रंग इंटरेस्टिंग रहते हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कलाकार जो हैं वो दोनों तरफ से उतरे हुए थे, और उनके बीच खूब जवानी तीर चले। राजद उम्मीदवार और भोजपुरी कलाकार खेसारी ने तो अयोध्या में बने श्री राम मंदिर पर सवाल खड़े किए, जिसका जवाब देते हुए भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने निरहुआ को
कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है। और भोजपुरी के पॉर्न स्टार जो है पावर स्टार पवन सिंह ने निरहुआ के बयान का समर्थन कर दिया। सुनिए जरा। आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं रोहन जी आ रहा हूं और निखिल आपके पास भी आ रहा हूं, और उसके बाद जो है राजन जी आपके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खेसारी लाल यादव जो कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि मंदिर नहीं बना वहां तो हॉस्पिटल बना दो। आज उनकी एक बड़ी प्यारी तस्वीर आई है। कल वो बिहार में चुनाव जीत जाए इसलिए विंध्याचल में जाकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ मंदिर में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान माँ मुझे जिता दो। और कल तक कह रहे थे मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर बनाने से कोई शिक्षा मिल जाती है, मंदिर बनाने की जगह जो है वो अस्पताल बनाओ। आज माँ की शरण में पहुंचे, माँ जी मुझे चुनाव जिता दो। यही होता है डबल स्टैंडर्ड, और इसी को बिहार में शायद थेथरई, लालू जी कहते थे ना, शायद इसी को थेथरई कहते हैं। बहरहाल जल्दी से रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निखिल जी और राजन जी के पास आ रहा हूं। रोहन जी की आवाज दीजिए रोहन जी की आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी अशोक जी, दो चीजें साफ है। अभी जिस प्रकार से चर्चा भी हो रही है, तो मतलब जिस जैन जी ने आपको कल हराया, मतलब आप हार गए। संवरली जी के एग्जिट पोल सही पड़ रहा है, जो हमारा आकलन है सही पड़ रहा है, आप हार गए। तो मतलब जिस जैन जी ने आपको हराया, वो जैन जी आपके लिए आंदोलन करेगा? अरे थोड़ा तो आप रखिए, क्या बात कर रहे हैं, लॉजिकल तो बात करिए। अराजकता संविधान के नाम पे बड़ा बड़ा भाषण दे के अराजकता फैलाने का लाइसेंस किसी ने नहीं दिया है। जब आप सत्ता में रह के या सत्ता में नहीं रह के आप ये दादागिरी कर सकते हैं, क्यों सत्ता में आपको लाएंगे? स्वीकार करिए ना, कल के दिन का कर लीजिए। आपको नहीं लगता है कि एग्जिट पोल आपके साथ नहीं तो मत मानिए, पर आप अपनी पूर्व भूमिका तो मत तैयार करिए। ये अशोक जी जितने भी आप देखिए आरजेडी कांग्रेस के बयान देखिए, ये कल परिणाम के बाद की एक पूर्व भूमिका आज बना रहे हैं कि जब परिणाम आ जाए तो उनका जो बचा खुचा वोटर है उनके सामने कौन सा मुंह लेके जाएंगे। उनको कुछ तो स्टोरी बांटनी पड़ेगी, कुछ तो नैरेटिव बनाना पड़ेगा। देखिए उसी दिन ये हो रहा था, देखिए ये हो गया, वो हो गया। ये कहां से होगा? कल और पॉइंट आएंगे। फॉर्म 17C का आपने परसों की डिबेट में रात को पूछा था कि क्या आपके चुनावी एजेंट ने फॉर्म 17C इकट्ठे किए हैं? उसका जवाब नहीं देंगे। उनके एजेंट लाखिर तक बैठे, उसका जवाब नहीं देंगे। उनके पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के टिक करे, उसका जवाब नहीं देंगे। और परिणाम आने के बाद में 17C पे सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग की प्रोसेस पे सवाल उठाएंगे। अरे आपको जब BLA BLO का अधिकार है तो उसका यूज करिए ना। आपको चुनावी प्रबंधन को रिस्पेक्ट नहीं देना है और चुनाव हारने के बाद में हर बार उंगली प्रबंधन के ऊपर उठानी है, तो ये कब तक चलता रहेगा? आपके पास अगर सबूत होता, आपको बोला जाता है ठीक है आप कोर्ट में जाइए, आपको कोर्ट में नहीं जाना है, आपको मीडिया ट्रायल करना है, आपको एक माहौल क्रिएट करना। देखिए हम तो बेचारे हैं, हमारे ऊपर आक्षेप हो रहे हैं, हमारे ऊपर ये हो रहा है, देखिए हम बेचारे, हमको बचा लीजिए। जनता नहीं बचाएगी। और ये वोट चोरी के इश्यू नहीं, महागठबंधन की वोट चोरी की है बिहार में, क्योंकि ये इश्यू ग्राउंड पे था ही नहीं अशोक जी। जिनके नाम आ गए चुनाव लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, उनके लिए इश्यू नहीं था। और जिनके नहीं आए उसमें से एक भी व्यक्ति ने, चुनाव पूरा खत्म हो गया, संपन्न हो गया, एक भी व्यक्ति ने जाके ये नहीं कहा कि मेरा नाम नहीं आया। हमको रिस्पेक्ट होना चाहिए इस चुनाव आयोग का कि इतना बड़ा चुनाव हुआ, 10% के आसपास वोटिंग इंक्रीज हुआ। कभी भी एक भी विपक्षी नेता ने बाहर आके इसको सेलिब्रेट किया हो तो बताइए, आपका विरोध हो सकता है। पर क्या आपको नहीं लगता है कि 10% चुनाव में वृद्धि होना कहीं ना कहीं हमारी जो विजय है संस्था की या हमारे प्रबंधन की जीत है? नहीं करेंगे क्योंकि इनको अराजकता फैलानी है। ओके निखिल जैन, ये पूर्व भूमिका बनाई जा रही है, नतीजे का अनुमान होने के बाद पूर्व भूमिका बनाई जा रही है। निखिल जैन, अशोक जी बहुत सारी बातें कही गई हैं जिनका मुझे जवाब देना है, तो आशा चाहूंगा थोड़ा सा समय मिलेगा। ये भूमिका बनाई जा रही है, भाजपा को दिक्कत ये है कि सारी की सारी चीज सिर्फ चुनाव की जीत और हार के
लेंस से दिखती है। इन्हें ये नहीं दिखता कि कितने गंभीर आरोप केवल कांग्रेस पार्टी या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं लगा रहे, और पार्टियां भी लगा रही है। इनकी खुद की ही पार्टी के खुद के ही मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वही आरोप लगाए थे, उसी शब्द वोट चोरी का इस्तेमाल करा था। पर इनके लिए कन्वीनियंटली चीजें भूल जाना बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि हर एक राजनीतिक पार्टी को बीएलओ का अधिकार है। मैं इन्हें बता दूं, बीएलओ का अधिकार केवल भाजपा को होगा या फिर चुनाव आयोग को होता है। किसी भाई साहब, मैंने इसीलिए कहा सबके पास अब टेक्निकल, मैंने ये कहा कि बीएलए का भी आपके साथ में बीएलए की बात हुई, बीएलए की बूथ लेवल एजेंट। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। अब मैं सब्सटेंटिव बात पे बात करता हूं। इन्होंने 17C का जिक्र करा, इन्होंने किस तरीके से बूथ एजेंट्स का जिक्र करा कि सारी बूथ एजेंट्स ने फॉर्म साइन करवाए या नहीं करवाए, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब रोहन जी बहुत शातिर हैं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं, वॉर रूम संभालते हैं भाजपा के लिए, उससे पहले कांग्रेस के लिए संभालते थे। उनको ये अच्छे से पता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कि हर बूथ पे एजेंट नहीं होते। कांग्रेस आरजेडी के पास भी नहीं है। हर बूथ पे 17C कलेक्ट नहीं हो पाता। और मतलब आप कह रहे हो कांग्रेस और आरजेडी इतने कमजोर है, उनके बूथ लेवल एजेंट ही नहीं है। एक सेकंड अशोक जी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं आप। एक सेकंड, चुनाव आयोग नहीं रोहन जी देखिए, एक मिनट, नहीं सुनिए, जिस पार्टी को आप बोलिए मेरे एक कमेंट के बाद बोलिए। मेरा एक कमेंट है, जिस पार्टी जो है ग्राउंड पर जिसको बूथ लेवल एजेंट नहीं है, उस पार्टी का तो वो पार्टी तो वैसे ही हारती है। जब आपको बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल रहे तो आपको वोट कैसे मिलेंगे? जब आपको बूथ लेवल एजेंट ही नहीं तो वोट कहां से मिलेंगे आपको? बोलिए। अशोक जी, भाजपा पिछले कुछ महीनों से विपक्ष के द्वारा, राहुल जी के द्वारा मुखरता से आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो भाजपा घुमा के कह देती है कि अरे ये तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की है। जिम्मेदारी चुनाव कराना, मतदाता सूची साफ होना, सही होना, उसमें डुप्लीकेट वोटर ना होना, गलत तरीके से वोटर्स के नाम ना काटना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी केवल और केवल चुनाव आयोग की है। राजनीतिक पार्टियां एक एडिशनल चेक एंड बैलेंस में किस लिए हो रही है? वो मेन नहीं है। एसआईआर किस लिए हो रही है? बिल्कुल एसआईआर हुआ, उसमें गलत तरीके से नाम काटे गए, लोगों को मृत बता के उन्हें हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को प्रस्तुत करा गया। निखिल जैन जी सुनिए ना, निखिल जैन जी एक मिनट, निखिल जैन जी आपके साथ मैं इस मुद्दे पर, सुनिए ना निखिल जैन जी, आपके साथ इस मुद्दे पर मैं 1 दर्जन डिबेट कर चुका हूं। आप लोगों से बार बार मैं थक गया। उधर सुप्रीम कोर्ट आपसे सबूत मांगता है, इधर अशोक श्रीवास्तव आपसे सबूत मांगता है। आपने कहा 65 लाख वोट काटे, चुनाव आयोग ने अगली गणना में 69 लाख वोट काट दिए। आप एक सबूत नहीं दे पाए, एक वोटर नहीं ला पाए जिसका वो गलत काटा। उसके बाद डिबेट में बैठ के आप वही रोना रोते हो। नहीं अशोक जी, क्या सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने ऐसे वोटर्स को प्रस्तुत नहीं करा था जिनका गलत रूप से ड्राफ्ट एसआईआर में नाम काट दिया गया था? अरे क्या हुआ उसके बाद बताइए। अच्छा सुनिए, अब मैं बताता हूं, 1 मिनट अब रुकिए, मैं बताता हूं। योगेंद्र यादव 15 वोटर लेके गए थे, ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट आ रहा हूं, 15 वोटर लेके गए थे, कहा इनका नाम नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव किसी अधिकारी के पास गए इनका नाम डलवाने? उन्होंने कहा जी हम तो आपके पास लेकर आए। कोर्ट ने कहा इनको यहां लेकर मत आइए, जाइए इनका नाम जुड़वाइए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की कहानी एक देश के प्राइवेट चैनल के न्यूज एंकर से सुनिए, रिपोर्टर से। वो रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा था, उसने कहा मुझे इन 15 लोगों से बातचीत करनी है, ये लोग कहां के हैं कहां के नहीं है। उस रिपोर्टर को बात नहीं करने दी गई। आरजेडी के नेताओं ने कहा नहीं थक गए हैं, दिल्ली से, पटना से दिल्ली लाएंगे, और एक बाइट देने में थक जाते हैं। तो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर ये वोटर बोलना शुरू करेगा तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और प्रशांत भूषण का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? 1 मिनट, प्रशांत भूषण का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? सुनिए ना, प्रशांत भूषण का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? प्रशांत भूषण का जिक्र करिए ना। प्रशांत भूषण फर्जी डेटा लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, फर्जी डेटा लेकर। कोर्ट ने क्या कहा? अशोक जी, आप भली बात ही जानते हैं। मैंने आपकी ही डिबेट पे मैंने उस चीज की पूरी डिटेल्स बताई थी कि किस तरीके से वो एक टाइपोग्राफिकल क्लेरिकल एरर थी कि ड्राफ्ट रोल लिख दिया गया था, ड्राफ्ट एसआईआर रोल लिख दिया गया था। ड्राफ्ट रोल लिखने की जगह मैंने पूरा संख्या क्रमांक बताया था। रुकिए 2025 में 162 संख्या। सुनिए, अब मैं बताता हूं, निखिल जैन मैं बताता हूं, सुनिए। अब रुकिए निखिल जैन, रोकिए। अब मैं बताता हूं, देखिए निखिल जैन, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके और मेरे बीच जो निजी बातचीत होती है बिहार को लेकर, मैं उसको यहाँ उजागर करूं। एक मिनट रुकिए, मैं वो नहीं उजागर करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात, एक मिनट सिर्फ रुकिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। निखिल जैन, फिर से कह रहा हूं, 1.5 दर्जन मेरे साथ डिबेट हो चुकी है, 1.5 दर्जन। लेकिन होता क्या है ना, जो रोहन जी ने कहा, ये पूरी की पूरी निखिल जैन जो है राहुल गांधी के सिपाही हैं।
वो कल के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी विदेश से घूम कर आएंगे, चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी जी को बचाना है ना, राहुल गांधी जी के बचाव के लिए वो वही भूमिका बना रहे हैं जो पिछले 2 महीने से बनाई जा रही है, जिसका एक सबूत नहीं दे पाए। पहले बोलिए तब दिक्कत, बाद में जवाब फिर से कह रहा हूं, पूरा नहीं। आपने बोला कि बिहार पे कोई प्रमाण नहीं दिए गए। राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या नहीं दिखाया कि किस तरीके से एक किसी मॉडल की या किसी और एक लड़की की फोटो लगा के उसका फैक्ट चेक 2 टूक में कर चुके हैं, उसका फैक्ट चेक 2 टूक में कर चुके हैं। एक मिनट, सबकी आवाज बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए। मैं किसको कहूंगा उसी की आवाज आएगी। सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। राहुल गांधी के तमाम बम फुस हो चुके हैं। जो उन्होंने तस्वीर दिखाई थी ना, तमाम चैनल उनका फैक्ट चेक कर चुके हैं। और वो लड़की खुद परेशान है ब्राजील की कि भाई मेरा तस्वीर कहां से आई। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन लोगों की तस्वीर दिखाई उनमें से रियल वोटर थी जिन्होंने वोट डाला था। और यह मत भूलिए, जो अनुराग ठाकुर का आपने जिक्र किया, उसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी यह दिखा रहे थे कि जहां एक ही व्यक्ति के 2 जो वोट होते हैं वो वोट चोरी होता है। अब उस वोट चोरी में पवन खेड़ा खुद पकड़े गए हैं। उनके 2-2, 3-3 वोट हैं, उनकी पत्नी के 2-2, 3-3 वोट हैं, कांग्रेस नेताओं के 2-2, 3-3 वोट हैं, और साथ साथ जो है आरजेडी नेताओं के। तो ये पूरी की पूरा कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट से इधर मत जाइए। और आपसे फिर आपको चुनौती दे रहा हूं, अभी आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े रहेंगे, आज के बाद भी जुड़ेंगे। एक भी सबूत जब दे सके ना वोट चोरी का, मेरी डिबेट में दीजिएगा। मैं तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 50 सबूत दे चुका हूं कि ये वोट चोरी एक फर्जी नैरेटिव है। 50 सबूत कागज दिखा दिखा के दे चुका हूं। कभी आप भी हिम्मत करके एक सबूत दीजिएगा। श्वेत प्रिया जी बोलिए जल्दी से, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं फिर मैं। अशोक जी, ये निखिल जी ने अभी बोला एसआईआर के मुद्दों पे जो बात कर रहे हैं, ये लोग चोरी हो गया। इससे पहले एसआईआर का मुद्दा आ गया था, वोट चोरी हो गया। इन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर नहीं पढ़ा है। 10 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर ये जाके पढ़ ले। उसमें ऐसा बोला गया है ब्लैंकेट फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ये लोग आते हैं, मुंह उठा के बोल देते हैं वोट चोरी हो गया, नाम कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला अगर ऐसा है, एक भी इंडिविजुअल अगर अग्रीव्ड पर्सन है तो वो आए कोर्ट में और उस पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो बताइए, एक भी लोग आगे नहीं आए जिनका नाम कटा हो। तो ये लोग एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और ये जस्ट अभी हरियाणा जो स्टेटमेंट दिया था, जिनकी बात आप कर रहे थे कि मॉडल को लेके इन लोगों ने जो झूठा कहानी बनाया था, वो इन लोगों का वो नैरेटिव सेट करना होता है। क्योंकि कल को ये हार रहे हैं और इससे पहले इलेक्शन होना था और इनको पता था कि उस इलेक्शन में भारी। श्वेतप्रिया जी एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है जल्दी से। एक छोटा सा सवाल, और ये सवाल जो है मैं बहुत ह्यूमर के साथ पूछ रहा हूँ, इसको कोई भी गंभीरता से न ले। मैं आज एक स्टैंड अप कॉमेडियन का एक छोटा सा क्लिप देख रहा था। वो कह रहा था कि भाई देश में कहीं भी चुनाव होता है, विपक्ष जीतेगा तो ये बनेगा, सत्ता पक्ष जीतेगी तो उन्होंने कर्नाटक का कहा कि कर्नाटक में अगर बीजेपी जीतती तो ये मुख्यमंत्री बनता, और अगर ये पार्टी जीतती तो ये मुख्यमंत्री। फिर उन्होंने कहा लेकिन बिहार का मामला अलग है, कोई भी पार्टी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश नहीं, बिल्कुल इसमें जोक वाली बात भी नहीं है। और क्योंकि सबको पता है पूरी बिहार की जनता जो है मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को ही देखना चाहती है, क्योंकि वो विकास के मुद्दे पे काम करते हैं, वो इधर उधर की बातें भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जितना ये लोग झूठ मूठ में आके प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई बातें ही नहीं होती है। विकास के सिवा कभी कोई बातें नहीं होती है। 2014 में जब सीट्स कम आए थे, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और एक छोटा सा ब्रेक, मेरी मजबूरी है। राजन जी और रोहित सिंह जी आ रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए, जनादेश आप देख रहे हैं और बिहार के चुनाव की बात चल रही है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आ रहा हूं राजन जी और रोहित जी, आपके दोनों के पास आ रहा हूं। उससे पहले बिहार चुनाव के दौरान कुछ ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो सियासत में
बहुत मुश्किल से कई बार जो है देखने को नहीं मिलती है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक हल्की टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी ने की और उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर जब राहुल गांधी खुद वोट मांगने गए तो उन्होंने दिखाया कि वो वोट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सीधा पानी में जो है मछुआरों के साथ छलांग लगा दी। तो वोट के लिए कोई नाचे ना नाचे, लेकिन राहुल गांधी जी वोट के लिए पानी में डुबकी जरूर लगा सकते हैं। ये दृश्य देखिए, आनंद लीजिए इस दृश्य का। ये भी बिहार चुनाव का एक रंग है। देखिए आप किस तरह से राहुल गांधी ने पानी में छलांग लगाई। मुकेश सहनी उनके साथ थे और उन्होंने कहा था कि वोट के लिए जो है मोदी जी कुछ भी करते हैं, लेकिन राहुल जी ने वोट के लिए दिखा दिया कि वो पानी में तो कूद ही सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली में एक चुटकी ली और कहा कि कुछ लोग चुनाव नतीजा आने के बाद डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजन जी जल्दी से, कुछ लोग चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलिए। समय कम है, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। राजन जी की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। राजन जी की आवाज दीजिए, बोलिए राजन जी बोलिए। हाँ आगे आ रही है आपकी, बोलिए। अशोक जी देखिए, जो आपने दिखाया, इसलिए तो राहुल गांधी जन के नेता है, जनता के बीच रहने वाले नेता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था छठ पूजा में जाएगा, वो गए ही नहीं, पानी में डुबकी लगाने। अच्छा। खैर बहरहाल, लेकिन सर एक मिनट, अब आपने छठ पूजा की बात की है तो मुझे बता दीजिए, लालू जी तो परिवार के साथ हेलोविन मना रहे थे। छठ पूजा मनाते उनकी एक तस्वीर तो आई नहीं, वो तो हेलोविन मना रहे थे। नहीं, जो बिहार की बेचारी जनता, गरीब गुरबा जनता जानती भी नहीं हेलोविन होता क्या है। नहीं, देखिए अशोक जी, छठ पूजा हमारे श्रद्धा का कर्म है, बिहार के जनमानस में बसा हुआ पर्व है, उसको बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। बहरहाल मैं दो मुद्दे पर बात करता हूं। अभी एक साथी ने लालू जी पर कुछ टिप्पणी की, उसको जानना समझना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के पर्याय है लालू जी। आप लालू जी के विरोध में वहां खड़े हैं इसलिए कि लालू जी में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। अंबेडकर विमर्श को व्यवहारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य जो है वो लालू जी ने किया। लालू जी सामाजिक न्याय के पर्याय हैं। आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन लालू जी ने जो एक जन पक्षधरता इस भारतीय लोकतंत्र को दिया है, जो सोशल जस्टिस की बात की है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ है लालू। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ बोलिए। अशोक जी, यह समझने की बात है कि बिहार में लगातार यह कहा जा रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के हमारे मित्र पूरा व्याख्यान इस पर दिया। बिहार में आपकी ताकत क्या है? एक बार जेडीयू से अलग हटकर लड़िए ना। 2015 में लड़ा था, क्या था साबित? सुनिए राजन जी, ये इन मुद्दों पर ना एक बार कल फिर चर्चा कर सकते हैं कि किसकी क्या ताकत है। इनकी क्या स्थिति है? जो राहुल गांधी का ओके रोहित सिंह, अब देखिए समय कम है। रोहित सिंह छोटा सा सवाल अभी तक चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं किया है। रोहित जी ओके, अब सुनिए सर, मेरे पास समय कम है, प्लीज सुनिए। और हो गया सर, मैंने कहा समय कम है, जल्दी टिप्पणी हो जी। हाँ रोहित सिंह। बिहार की बर्बादी के महानायक और सामाजिक न्याय की धारा को विध्वंस के पथ पर भटकाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की कोई ताकत नहीं है। बैसाखी पर वनवास उनके परिवार का और उनके दल का समाप्त हुआ और जब बैसाखी वापस चला गया तो लालू यादव जी चारों खाने चित्त हो गए। लालू यादव जी का सामाजिक न्याय यही है कि 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी की सरकार को रिमोट से चला रहे थे और एक बार गरीबों, पिछड़ों, दलितों के नेता कर्पूरी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाने की चिंता लालू यादव को नहीं हुई। वह पुण्य काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 10 सेकंड और जब लालू यादव सामाजिक न्याय के नाम पर चारा चोरी करके जेल जा रहे थे तो जाति के साथ भी न्याय नहीं किया।
अगर यादव समाज के भी किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाते ओके, तो ये माना जाता कि लालू यादव ओके, हिमायती हैं। ओके, 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 लालू यादव गरीब विरोधी। ओके 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 सर 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 ओके 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 अक्षर जी और रोहन जी ओके ओके सर 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 प्लीज प्लीज रोहित जी प्लीज प्लीज अक्षर जी एक मिनट अक्षर ओके अक्षर जी और रोहन ओके सर प्लीज रोहित जी प्लीज अक्षर जी और उसके बाद रोहन गुप्ता अक्षर जी रोहन गुप्ता सर प्लीज 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 बाकी सबको सर प्लीज 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 सर प्लीज अरे सर बहुत अरे कल देख लेंगे भाई अरे भाई कल देख लेंगे कौन जीतता कौन आपने एक बड़ा अच्छा वीडियो दिखाया जिसमें राहुल गांधी आए और तालाब में कूद गए। अगर नहीं सुनिए ना सर प्लीज रोहित जी रुकिए प्लीज अगर रोहित जी मेरे पास समय नहीं है। अक्षत जो मल्लाह कम्युनिटी के लिए राहुल गांधी ने एक सिंबॉलिक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, इट्स हाई टाइम कि वो सीरियस राजनीति करे। दो फैक्ट्स बहुत जल्दी बता दूंगा। मल्लाह कम्युनिटी में 6,000 रुपए प्रति माह परिवार कमा रहे हैं, 34% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है और जो युवा है 4% का उनका ग्रेजुएट का पासिंग दर है। तो अगर सच में राजनीति कर रहे थे तो इन मुद्दों को उठाते रादर देन पूल में जाके स्विम करके रोहन गुप्ता जी आखिरी 30 सेकंड रोहन गुप्ता जी और किसी की भाई सबकी आवाज मत दीजिए रोहन गुप्ता आखिरी कमेंट सबकी आवाज बंद करिए भाई। रोहन गुप्ता आखिरी कमेंट जी रोहन गुप्ता। देखिए अशोक जी सिंपल है, कल परिणाम आ जाएंगे, पर जब आरजेडी और कांग्रेस की बात होती है, आरजेडी की स्थापना किस पार्टी के खिलाफ हुई थी? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुई थी। मंडल कमंडल सबको ध्यान है, आज उनकी गोदी में बैठ जाएंगे। और फ्रेंडली फाइट ये एक नया शब्द इजाद हुआ है, मतलब फाइट होती है या फ्रेंडली होता है? फ्रेंडली फाइट क्या होता है? प्यार से थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को? क्या राहुल गांधी जी जहां आरजेडी और कांग्रेस खड़े हैं वहां पे जाके ये कहेंगे हमारे सीएम कैंडिडेट? ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये जो विरोधाभास है ये कभी भी जनता स्वीकार नहीं करती है और ये फ्रेंडली फाइट का कर फ्रेंडली तरीके से पराजय निश्चित है। ओके चलिए फिर कह रहा हूं हार जीत के दावे का समय निकल गया, दावे होते रहेंगे, अब तो नतीजों का इंतजार कीजिए। और मैं तो सारे लोग जो जुड़े उनसे यही प्रार्थना करूंगा, राजन जी आपकी पार्टी जीते तो आप मिठाई हमें भिजवा देना, रोहन जी आपकी पार्टी जीते तो आप हमें मिठाई भिजवा देना। हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं और श्वेत प्रिया जी को भी और निखिल जी को सबको शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तक का इंतजार करेंगे और कल सुबह 7 बजे से सबसे पहले सबसे सही सबसे सटीक नतीजे आपको डीडी न्यूज पर मिलेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।